हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एक्सेस का जो एग्ज़ाम है वो 24 जुलाई को है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव को शुरू किया था जिसके अंदर हम अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ों को पढ़ा है तो अगर आप उसको क्वेश्चंस के वे में एक बार अटैम्प्ट कर लें तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो वहाँ पर आपने पेपर्स में कैसे चीज़ों को अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन से। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज कुकिंग टू सेव योर लाइफ इज अ बुक रिटन बाय। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो अभिजीत बैनर्जी हैं जिनको 2019 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है दैट इज कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो इसका आंसर बनेगा दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू परशुराम कुंड। जो परशुराम जी हैं वो विष्णु जी के 6th अवतार हैं। तो यहाँ पे जो परशुराम कुंड है वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है, जो कि बेसिकली लोहित रिवर के नज़दीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ असम, तो असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने एक प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया है। प्रसाद की यहाँ पर एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है दैट इज़ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है अलग अलग पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि उसको टूरिज्म पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। तो इन द सेम वे परशुराम कुंड को भी उन्होंने एज अ पिलग्रिमेज साइट के बेस में एक तरह से डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ही ये एक स्कीम है। और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसका जो 5th एडिशन है वो रिसेंटली आया था। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ निकालती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NFHS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको निकालते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इस सर्वे को कंडक्ट कौन करवाता है, तो उनके अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है जो कि NFHS को इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि मुंबई के अंदर लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं कि इस सर्वे के अंदर NFHS जो 5 है उसके अंदर ये बताया गया कि जो सेक्स रेशियो है वो 1000 मेंस के मुकाबले यहाँ पर जो फीमेल्स हैं 1020 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक तरह से सेक्स रेशियो को निकाला जाता है। इससे पहले जो NFHS 4 था उसके अंदर जो सेक्स रेशियो थी दैट वाज 991 अकॉर्डिंग टू 1000 मेन। तो 1000 मेन के हिसाब से यहाँ पे 991 फीमेल्स होती थी, लेकिन अब इसमें इंक्रीज होके 1020 फीमेल्स हो चुकी हैं। तो आपकी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर मैं इसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो जो आपके NFHS है वो सबसे पहले 1992 में निकाला गया था, इसके बाद 98 में, फिर 2005 में, फिर 2014 के अंदर, और अभी 2019 और 21 वाला ये सर्वे है। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 2014 की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने योगा डे को अनाउंस करने की बात करी थी। तो यहाँ पे 2015 से 21 जून को हर साल जो है इंटरनेशनल योगा डे को मनाया जाता है। तो आपका इसका आंसर बनेगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज जो है जनवरी 2022 का, उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। पहली स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वच्छता से रिलेटेड जो स्कीम है आपकी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है। अगर मैं अर्बन की बात करूँ यहाँ पर, तो ये वाली मिनिस्ट्री आपकी गलत हो जाएगी। इसके अलावा ये स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है, दैट मीन्स ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके अंदर अलग अलग स्टार्टअप्स को एक तरह से इनकरेज किया जाएगा कि वो अलग अलग चीज़ों में नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो लेकर आएँ। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो नए नए इनोवेटिव तरीके हैं, नए नए सोल्यूशंस हैं, उसके रिगार्डिंग अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं वो लेकर आएँ। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा जो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है वो स्वच्छता भारत मिशन 2.0 के अंडर ही एक चैलेंज निकाला गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर DPIIT दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के साथ मिलकर, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर ही इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। तो आपकी जो बाकी की 2 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा ICMR है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने एक आई
ड्रोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और इस आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंदर अलग अलग ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में वैक्सीन की डिलीवरी करवाई जा सके। तो दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में है, तेलंगाना वाले रीजन में नहीं है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ पे 4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। इन 4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में से जो सेकंड वाली है अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, और जो थर्ड वाली है यहाँ पर GSLV से लॉन्च हुई थी और उसका जो लॉन्च था वो अनसक्सेसफुल रहा है। अभी तक जो फर्स्ट और फोर्थ है उसको लॉन्च कर दिया गया है और ये सक्सेसफुल भी है, और ये दोनों की दोनों जो है वो PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करी गई है। जो आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4 है अभी फेब के 2022 के अंदर ही लॉन्च करी गई थी, PSLV से लॉन्च करी गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट का मतलब होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करके ही जो हमारी अर्थ की टोपोग्राफी है उसको एक तरह से इमेजेस निकालती हैं उसकी। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, और ये PSLV से लॉन्च करी गई है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, रेस टू जीरो ग्लोबल कैंपेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स को शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि रेस टू जीरो ग्लोबल कैंपेन। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपनी कंट्रीज के अंदर इस कैंपेन को शुरू किया ताकि हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। जितना भी नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ रहा है, जितनी भी नई नई चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं, उसमें कार्बन एमिशंस को कम से कम किया जा सके, तो इसलिए इस इनिशिएटिव को या फिर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कोवैक्स इनिशिएटिव। कोवैक्स इनिशिएटिव जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर शुरू किया था ताकि हर एक लोगों तक जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको पहुंचाया जा सके, वो भी बिल्कुल इक्विटेबल तरीके से। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस कोवैक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। G7 कंट्रीज के अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेंगी, जैसे एक गावी अलायंस हो गया जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसके अलावा आपका कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के साथ मिलकर WHO और यूनिसेफ ने इस कोवैक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि कोविड-19 जो वैक्सीन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेशली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ तक भी वैक्सीन डिलीवरी करवाने के लिए इस कोवैक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि इंडिया ने भी एक वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव करके लॉन्च किया था, जिसके अंदर यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की जो वैक्सीन की डिमांड है उनको फुलफिल किया जा रहा था। तो यहाँ पे आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाली जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो माउंट सरस्वती हेनले लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर बनेगा दैट इज लेह लद्दाख। तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑब्जर्वेटरी का मतलब आपको पता ही होता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है जिसके अंदर अलग अलग टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं ताकि हम धरती पर रहकर ही इन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा अलग अलग जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कोई भी प्लैनेट्स वगैरह हो गया उन सबको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था और इस मिशन के अंदर ये बोला गया था कि हम अलग अलग इनोवेटिव हब्स को बनाएंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो गया, रोबोटिक्स के अंदर हो गया, मशीन लर्निंग के अंदर हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हो गया। तो अलग अलग इनोवेटिव हब्स को बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस हिसाब से आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुजलम कैंपेन के
बारे में, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने 100 दिन की एक कैंपेन को शुरू किया था जिसका नाम है सुजलम कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर अलग अलग विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कि ओपन डिफिकेशन फ्री ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ अभियान के अंदर हमारे यहाँ पे ODF के स्टेटस दिए जाते हैं। एक ODF है, एक ODF प्लस है और एक ODF डबल प्लस है। यहाँ पे इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। दैट मीन्स यहाँ पे ODF कैटेगरी जो है वो उन्हीं को ही दी जाती है जहाँ पर हर एक जगह पे जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो बना दिए गए हैं और कोई भी जो है कोई भी पर्सन जो है ओपन में डिफिकेशन नहीं कर रहा है। सेकंड वाला जो आपका ODF प्लस है वो इसलिए दिया जाता है ताकि यहाँ पे जितने भी टॉयलेट्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होने चाहिए, और जो ODF डबल प्लस है वो इसलिए दिया जाता है ताकि उन टॉयलेट्स में से जितना भी वेस्ट है उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटस दिए जाते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर बनेगा दैट इज इट एम्स टू क्रिएट मोर ODF प्लस विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लचित दिवस। तो आपके जो असम, हमारा जो असम वाला रीजन है वहाँ पर एक किंगडम होता था जिसको हम ओम किंगडम भी कहते थे। तो उनके यहाँ पर एक आर्मी जनरल थे जिनका नाम है लचित बोरफुकन। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन ही लचित दिवस को मनाया जाता है, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये असम के ओम किंगडम में थे तो ये नागालैंड में नहीं थे, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब मैंने आपको डिफेंस एक्सरसाइजेस करवाई थी तो मैंने अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारी जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में बताया था, और जो इक्विवेलेंट एक्सरसाइज है वो हमारी इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2018 के अंदर, दैट इज द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नेक्स्ट। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने इसको लॉन्च किया है, ये गलत हो जाएगी। इस हिसाब से जो आपका फर्स्ट आंसर है 1 ओनली वो सही ठीक रहेगा। अगर मैं बात करूं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है इसके अंदर किया क्या जाएगा, तो अलग अलग फीमेल्स को एक तरह से इंकरेज किया जाएगा ताकि वो नए नए बिजनेसेस में आ सकें। इसके अलावा उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करना, मेंटरशिप क्वालिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना भी नीति आयोग और सिस्को ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि 15 सितंबर को ही हमारे जो एक तरह से फादर ऑफ इंजीनियर हैं दैट इज M विश्वेश्वरैया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो होमी जे बाबा जी हैं जो हमारे, वो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं, तो वो इंजीनियर डे वाले दिन नहीं मनाया जाता है। अदरवाइज इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 30 अक्टूबर को लाई करती है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड ओनली आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इंडिया में कहाँ शुरू किया गया है। तो जो हमारे मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी हैं, इन्होंने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है बेसिकली, इन्होंने अहमदाबाद गुजरात के अंदर एक आर्बिट्रेशन सेंटर को शुरू किया है, जिसके तहत इस सेंटर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे इस सेंटर में सॉल्व किए जाएंगे। तो दैट मीन्स अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 है वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने यहाँ पर लॉन्च किया था, और यहाँ पे जो डेनमार्क की कोपनहेगन है वो टॉप पर आती है सिटी। दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी है, रहने लायक जगह है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर कनाडा की टोरंटो आती है और थर्ड नंबर पर सिंगापुर आती है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो न्यू दिल्ली जो है वो 48th रैंक पर आती है और जो मुंबई है वो 50th रैंक पर आती है। दैट मीन्स हमारे इंडिया की भी 2 सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टॉप 50 में लाई करती हैं। तो इस हिसाब से आपके दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लूसी मिशन के बारे में। तो बेसिकली नासा ने इस मिशन को इसीलिए लॉन्च किया है ताकि जो जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जा सके। देखो, अगर मैं आपको एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात बताऊं तो यहाँ पे लोकेशन के बेस्ड आपको 3 टाइप के एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई जो कि मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में लाई करती है, और सेकंड आपके ट्रोजन्स हो गए जो कि जुपिटर की ही ऑर्बिट में लाई करते हैं, और थर्ड टाइप ऑफ जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं दैट इज नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, जो कि कोई ना कोई ऐसा रॉकी सब्सटेंस है जो कि अर्थ के टूवर्ड्स आ रहा है और कभी ना कभी अर्थ के साथ आकर कोलाइड कर सकता है। तो इन तीनों टाइप के एस्ट्रॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी एस्ट्रॉइड तो आपको पता ही होगा, आई होप, कि ये एक ऐसे रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पेस में बेसिकली ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में कि जुपिटर के मून्स के लिए भेजा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कल मैंने आपको यूरोपा मिशन के बारे में बताया था नासा के, तो यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है, तो
वो मिशन जुपिटर के मून के लिए है, लेकिन जो लूसी मिशन है वो जुपिटर की ऑर्बिट में ट्रोजन्स को स्टडी करने के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये नासा ने लॉन्च किया है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हो जाएंगी। तो इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करूं तो बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो फर्स्ट ऐसे इंडियन है जिनको अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंदर ऑनररी मेंबर बनाया गया है। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की एक बात है कि हमारे लेह लद्दाख के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है दोरजे एंगचुक जी, वो बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ऑनररी मेंबर बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को 1919 के अंदर बनाया गया था और ये जो यूनियन है बेसिकली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए ही बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में, जो कि IMF के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के ये नहीं हैं। तो इस हिसाब से जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं कि इंडिया के कितने SDRs हैं, तो यहाँ पर 13.66 बिलियन है। तो इस हिसाब से जो आपकी 12.57 बिलियन है ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर के बारे में बात करूँ कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगर मैं SDR के अंदर अलग अलग 5 करेंसीज के बारे में बात करूँ तो टोटल 5 करेंसीज SDR के अंदर लाई करती हैं। एक तो US डॉलर हो गया, दूसरा है जापानीज येन, थर्ड इज यूरो, फोर्थ इज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग एंड फिफ्थ इज चाइनीज रेनमिबी। तो इन पांचों की 5 करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर अ बुक रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है? तो जो गुलजार जी हैं उन्होंने इस बुक में अपनी मेमोरीज के बारे में लिखा है कि जो मेमोरीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। कई बार सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, कई बार हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2021। तो यहाँ पर फीमेल और मेल कैटेगरी के अंदर ये एथलीट्स को ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि अगर मैं फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो जमाइका की एलेन थॉम्सन हीरा जी को मिला है। इसके अलावा अगर मैं मेल कैटेगरी में बात करूँ तो कार्स्टन वॉरहोम जो है वो नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। बेसिकली ये दोनों के दोनों एथलीट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ पैनिक्स एक्सरसाइज जो है बेसिकली 21 की, वो बिम्स्टेक की जो कंट्रीज हैं इन्होंने अभी पुणे वाले रीजन में कंडक्ट करवाई थी। अगर मैं बिम्स्टेक के बारे में बात करूं, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर आसपास की जितनी भी कंट्रीज लाई करती हैं तो उनका ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज लाई करती हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, इंडिया, देन इज श्रीलंका हो गया। ये सारी की सारी कंट्रीज बिम्स्टेक के अंदर आती हैं। तो इन्होंने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड, दैट मीन्स यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों की मदद वगैरह करी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग ये पैनिक्स एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बिम्स्टेक कंट्रीज की एक्सरसाइज है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो सेकंड है कि टेररिज्म को काउंटरैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव नहीं था, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर से रिलीफ दिलवाने के लिए लोगों को इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी और आपका इसका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने 2018 से इन अवार्ड्स को देना शुरू किया था ताकि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया जाए जो कि वाटर मैनेजमेंट के अंदर अच्छा काम कर रही हैं। तो रिसेंटली जो 2020 वाले अवार्ड्स हैं वो जनवरी 2022 के अंदर दिए गए हैं और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने टॉप किया है, सेकेंड नंबर पर राजस्थान है और थर्ड नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु है। तो आपने इन तीनों स्टेट्स के बारे में याद रखना है। इसके अलावा ये जो अवार्ड्स है कौन देता है इसके बारे में भी याद रखना है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और ये बताया था कि हमारी जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने अपने एसेट्स को लीज पर देना शुरू कर दिया है ताकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको लीज पर लें और अल्टीमेटली इन एसेट्स के द्वारा कुछ ना कुछ जो मनी है उसको जनरेट किया जा सके। तो उनका बेसिकली टारगेट था कि हमारा अगले आने वाले 5 सालों में 6
लाख करोड़ का टारगेट है। तो यहाँ पर अगर मैं इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बात करूँ तो ये ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शुरू बनाना हो, बेसिकली किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ नई बनानी हो, उसको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। ब्राउन फील्ड के अंदर होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है और उसी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस वगैरह करने हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि अलग अलग हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, सिविल एविएशन हो गया, तो इन सबको लीज पर दिया जा रहा है। और जो रोड्स एंड रेलवेज है वो हमारा इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हाईएस्ट कंपोनेंट है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि इसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल भी इंक्लूडेड है। तो ये वाला मॉडल बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कुछ सालों के लिए कोई ना कोई एक हाईवे वगैरह दे दिया जाता है अल्टीमेटली, जिसपे वो टोल वगैरह लगाते हैं और उससे ही वो पैसा जो है इकट्ठा करके देते हैं, या फिर उन्होंने जितना भी खर्चा किया होता है उस हाईवे को बनाने के लिए वो सारा का सारा टोल के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी प्राइवेट कंपनी ही पैसा कलेक्ट कर रही है, लेकिन आपने ध्यान रखना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर टोल ऑपरेटर ट्रांसफर जो मॉडल है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो 1 और 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारे इंडिया ने यूक्रेन से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया था जो कि है ऑपरेशन गंगा मिशन। जैसा कि आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है और यहाँ पर जो यूक्रेन से इंडियंस हैं वो अलग अलग साइड वाली जो कंट्रीज़ हैं उसमें चले गए थे और वहाँ से इन सारे इंडियन सिटीजन्स को लाने के लिए हमारी जो सरकार है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से काम किया है और उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर ऑपरेशन भी शुरू किया था, दैट इज ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो वर्ल्ड पल्सेस डे है वो कब मनाया जाता है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रिसेंटली 4th एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व जो है वो बेसिकली मलेशिया वाले रीजन के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्व है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कंडक्ट करवाती है, जैसे कि ग्लोबल टाइगर फोरम हो गया। देन इज अगर मैं T+2 इनिशिएटिव के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 2010 के अंदर एक रशिया में एक समिट हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग समिट भी कह देते हैं जिसको, जिसके तहत ये बात करी गई कि आने वाले अगले 10 सालों के अंदर हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कोई भी अगर नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व जो इसके रिगार्डिंग काम करता है तो उनको T+2 अवार्ड दिया जाता है। तो रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है उन्होंने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है और ये जो टाइगर पॉपुलेशन इस टाइगर रिजर्व में टोटल 80 हो गई है। तो इनको रिसेंटली अवार्ड किया गया है। आपकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ एशिया वाले रीजन में यहाँ पे टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी 13 कंट्रीज आती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कंट्रीज हो जाएंगी इंडोनेशिया, मलेशिया, देन इज थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस हो गया। उसके बाद इंडिया हो गया, देन इज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो इन सभी की सभी कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो NTCA है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर टाइगर सेंसस को हर 4 साल बाद लॉन्च करते हैं और हमारे इंडिया के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है दैट इज़ 2967, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस आंसर से रिलेटेड बात करूँ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन के बारे में समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे आपने अपनी जो नॉलेज है उसको वहाँ क्वेश्चंस के वे में अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।